हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नम्रता कृपलानी और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड एटॉमिक मॉडल दैट इज़ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इससे पहले अपन ने थॉमसन मॉडल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, थॉमसन मॉडल जो है अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया था और अपन ने इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो भी अपने अर्लियर वीडियोस में अपन देख कर आए हैं। ठीक है, और उससे पहले अपन ने ये जाना था कि एटॉमिक मॉडल जो थे वो आए ही क्यों थे, उनकी डिस्कवरी क्यों हुई। क्योंकि हमें पता है कि एटम्स के अंदर अपन ने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरी जो है वो हो गई थी। तो इन तीनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी होने के बाद जिसको अपन क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इनकी डिस्कवरी होने के बाद जो साइंटिस्ट थे, कौन थे? जो साइंटिस्ट थे उनको ये लगा कि भाई देखो, एटम जो है वो खुद तो क्या है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। स्मॉल क्या? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अंदर खुद इतना छोटा पार्टिकल है, तो उस छोटे से पार्टिकल के अंदर ये और 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, इस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने क्या करे थे, एटॉमिक मॉडल्स की डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दी थी। अलग अलग मॉडल्स दिए थे बेसिकली, और इन मॉडल से ये पता पड़ा था कि जो एटम है उसके अंदर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हो रखे होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला मॉडल जो था वो थॉमसन मॉडल ही आया था। ठीक है, ये वही थॉमसन है, यानी कि जे थॉमसन है जिसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो करी थी। ये वही थॉमसन है। ओके, तो आज अपन को क्या करना है, इसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक सेकंड मॉडल जो आया था वो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। वो अपन को डिटेल में पढ़ना है। इसने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, क्या डिस्कवर किया, क्या ऑब्जर्वेशन ली, क्या कंक्लूजन्स लिए, क्या इसकी भी तो कोई लिमिटेशंस नहीं है, क्या इसके बाद भी कोई मॉडल आना ज़रूरी था या नहीं था, या इसने सबको सेटिस्फाई कर लिया, ये सब हमको आज इस वीडियो के अंदर जानना है। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। अपना नहीं, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझना स्टार्ट करते हैं। अपन समझना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, उसने एक्सपेरिमेंट किया है, ये बात तो सत्य है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया है तो ज़रूर कुछ चीज़ें यूज़ करी होंगी उसने। तो पहले अपन देख लेते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी। सबसे पहली चीज़ उसने जो यूज़ करी थी वो थी लेड ब्लॉक। क्या यूज़ किया? लेड ब्लॉक जो है वो यूज़ किया। सेकेंड जो है, उसने एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स यूज़ करा। अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स यूज़ करा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो क्या होते हैं और सोर्स कौन सा यूज़ करा। ठीक है, तो देखो, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये होते हैं और इनका जो मास होता है वो कितना होता है, 4u। u क्या होता है? AMU। ठीक है, एटम्स वाले चैप्टर के अंदर अपन ये यूनिट पढ़ के आए हैं। ठीक है, और U का मतलब क्या होता है? AMU, दैट इज़ वेट है इसका बेसिकली। ठीक है, और सोर्स क्या यूज़ किया अल्फ़ा पार्टिकल का? रेडियम। ठीक है, क्या यूज़ किया? रेडियम। देखो, रेडियम क्या होता है? रेडियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? देखो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आप से ही खुद ब खुद अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करते हैं। क्या करते हैं? रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ठीक है, रेडिएशंस को एमिट करते हैं। रेडिएशंस किस टाइप की होती है? अल्फ़ा रेज हो सकती हैं, बीटा रेज हो सकती हैं और गामा रेज हो सकती हैं। इसके ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है, बस तुम ये जान लो कि सोर्स क्या यूज़ किया, रेडियम यूज़ किया। रेडियम क्यों यूज़ करा? क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो अपने आप रेडिएशंस को एमिट करता है। कोई एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके अंदर से रेडिएशंस को निकालने की। और रेडिएशंस के कितनी कितनी तरीके की रेडिएशंस एमिट हो सकती हैं? अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज जो है वो एमिट हो सकती हैं। लेकिन रेडियम कौन सी एमिट करता है? अल्फ़ा रेज एमिट करता है, जिसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए हमने रेडियम को ही यूज़ किया था। ठीक है, तो आई होप इन दोनों का आंसर तुम्हें मिल चुका होगा, है ना। अब तीसरी चीज़ उसने जो यूज़ करी थी अपने एक्सपेरिमेंट में, वो यूज़ करी थी गोल्ड फॉइल। क्या यूज़ करी थी? गोल्ड फॉइल, जो कि वेरी वेरी थिन थी। THIN। ठीक है, बहुत पतली थी। पतली भी बोलो तो कितनी थिन थी? 1 एटम थिक। 1 एटम थिक।
इतनी ही मोटी थी बस वो, ठीक है। गोल्ड फॉइल को कैसे समझोगे, जैसे अपने घर पे अपन एल्यूमिनियम फॉइल्स को यूज़ करते हैं जिसके अंदर अपनी मम्मी अपन को टिफ़िन पैक करके देती है, तो वही जो फॉइल है उसी को ही गोल्ड, उस तरीके की ही एक गोल्ड फॉइल भी होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो अपन घर पे यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम की फॉइल वो फिर भी थिक है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा पतली जो है वो गोल्ड फॉइल जो है वो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ करी थी, ठीक है। जो चौथी चीज़ उसने यहाँ पर यूज़ करी थी वो क्या यूज़ करी थी गोल्ड फॉइल के अलावा, उसने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज़ करी थी या फिर फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज़ करी थी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है वो यूज़ करी थी, ठीक है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन या फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों यूज़ करी थी, इन स्क्रीन का क्या काम होता है, देखो यूज़ क्यों करी थी वो तो आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता पड़ जाएगा। इनका काम ये होता है, इनका नेचर क्या होता है ये समझो। इनका नेचर ये होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल इन पे आकर स्ट्राइक करेगा, कोई भी पार्टिकल इनके ऊपर आकर स्ट्राइक करेगा तो इनका नेचर होता है स्पार्क प्रोड्यूस करना, एक लाइटनिंग प्रोड्यूस करना। सिंपल भाषा में समझ सकते हो, लाइटनिंग प्रोड्यूस करना, ठीक है। एक स्पार्क या लाइट प्रोड्यूस करते हैं अगर कोई भी पार्टिकल इनके ऊपर आकर टकराता है तो, ठीक है। तो ये सब क्या था, उसके एक्सपेरिमेंट में यूज्ड होने वाली चीज़ें थी, ठीक है। मतलब लेड ब्लॉक, अल्फा पार्टिकल, गोल्ड फॉइल बहुत जो कि बहुत ज़्यादा पतली थी, और जिंक सल्फाइड या फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है वो यूज़ करी। यहाँ पर जो गोल्ड फॉइल जो उसने बहुत ज़्यादा पतली यूज़ करी वो क्यों यूज़ करी, जब आगे एक्सपेरिमेंट कर समझाऊंगी तब बता दूंगी, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट में चीज़ें यूज़ क्या करी गई वो समझ आ गया। अब इसको सेट कैसे किया गया, अपन का टॉपिक ही क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो अपन को देखना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों को उसने किस तरीके से यूज़ किया है, ठीक है। तो चलो ये देखो, ये डायग्राम आ गया, इस तरीके से इन सब चीज़ों को इसने यूज़ किया था। देखो ये लेड ब्लॉक है, ठीक है, उसके अंदर उसने रेडियम को डाल रखा है। रेडियम क्या, जो अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का सोर्स है। फिर ये देखो पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन ब्लू कलर की तुम्हें दिख रही है, और गोल्ड फॉइल जो है वो थोड़ा सा पतला और येलोइश कलर का फॉइल पेपर जो है वो उसने यूज़ किया। ये उसका कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसने लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और एक्सप्लेन कर लेती हूँ। देखो लेड ब्लॉक, यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ज़रूर आया होगा कि भाई मैम रेडियम को लेड ब्लॉक के अंदर क्यों डाला है, ऐसे ही क्यों नहीं रख दिया। तो देखो क्या होता है ना कि देखो रेडियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अपन पढ़कर आए हैं, जो कि क्या करता है, अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करता है, मतलब रेडिएशंस को एमिट करता है, सही बात है। तो रेडिएशंस जो हैं उनको थोड़ी पता है कि उनको कहाँ जाना है, वो तो हर डायरेक्शन में एमिट होती रहेंगी। लेकिन इसने क्या सोचा, उसको अपना एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करना था। वो चाहता था कि सारी की सारी रेडिएशंस जो है वो क्या करे, एक ही डायरेक्शन में आनी चाहिए जहाँ मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या करा, एक ब्लॉक के अंदर रेडियम को रख दिया, तो जिसके जैसे रेडिएशंस इधर उधर नहीं गई और सीधा कहाँ गई, गोल्ड फॉइल के ऊपर आकर ही टकराई, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करी। इसलिए उसने लेड ब्लॉक को यूज़ किया था, ठीक है। और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ये भी बताऊंगी कि उसने गोल्ड फॉइल की बहुत ही पतली, गोल्ड फॉइल बिल्कुल पतला क्यों लिया, 1 एटम थिक क्यों लिया। देखो भाई कोई भी साइंटिस्ट अगर एक्सपेरिमेंट करता है तो वो ये चाहता है कि उसके जो ऑब्जर्वेशंस हो वो बहुत ही अच्छे आएँ, क्योंकि ताकि उससे क्या होगा कि जितना अच्छे से वो ऑब्जर्व कर पाएगा उतना अच्छे से वो अपना एक कंक्लूजन निकाल पाएगा, वो समझ पाएगा कि एक्चुअल में चीज़ें हो क्या रही हैं, और उसी की वजह से उसको अच्छे से लिख कर हमारे सामने प्रेजेंट कर पाएगा और हम उसको समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सही बात है। तो देखो उसने क्या बोला कि देखो गोल्ड फॉइल जो थी उसने ऐसी ली, देखो इस तरीके से मैंने उसको कट कर दिया है गोल्ड फॉइल को, ऐसे समझना, और इस तरीके से ली कि बिल्कुल पतली पतली एक एक एटम ही आए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक एटम स्टैक हो रहा है, मतलब एक के ऊपर एक एटम नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ एक एक एटम आ रहा है, ठीक है। एक एक एटम जितनी जो है वो थिक ले ली, जैसे इस तरीके से। अब जैसे इसको मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, ये देखो यहाँ से मैंने इसको कर दिया कट, और ये उसने गोल्ड फॉइल यूज़ कर ली। मतलब तुम इस तरीके से समझ लो कि 1 2 3 4 एटम जितनी गोल्ड फॉइल जो है उसने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करी, ठीक है। तो होगा क्या इससे, ये क्योंकि हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम एटम के अंदर का स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने इतनी पतली ली कि अगर कोई रेडिएशन आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ एटम के अंदर या एटम के आसपास के एरिया में ही जाए और कहीं नहीं जाए, ताकि उसके ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे से जो है वो निकल पाएँ और कंक्लूजन जो है वो और अच्छे से निकल पाएँ, ठीक है। तो इसलिए उसने पतली फॉइल ली थी। अब सेकेंड आता है कि क्या उसने सिर्फ गोल्ड फॉइल लेना ज़रूरी है क्या, तो मैं कहूँगी बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों?
क्योंकि गोल्ड जो है ना वो एक मेटल है, और मेटल कैसा और ये कैसा मेटल है, मेटल भी है तो कैसा मेटल है, इनर्ट मेटल है। इनर्ट मेटल क्या होते हैं, वो ऐसे मेटल्स होते हैं जो रिएक्टिव नहीं होते हैं, वो अपने आप में बहुत ही स्टेबल और संतुष्ट होते हैं, उनको किसी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वो इनर्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं। तुम इनर्ट नहीं समझ पाते हो तो स्टेबल लिखो, वो रिएक्टिव नहीं होते ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों ऐसे मेटल लेने की ज़रूरत पड़ी जो रिएक्टिव नहीं होते? तो देखो क्या होगा, देखो भाई यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, वो गोल्ड फॉइल पे टकराएगा, और वो गोल्ड के एटम के साथ टकरा के अगर कोई रिएक्शन कर दी तो हम जो देखना चाहते हैं, हम जो ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो तो दिखेगा नहीं, और उसके अलावा कुछ और रिएक्शन नहीं हो जाएगी। इसलिए गोल्ड फॉइल या इनर्ट मेटल या नॉन रिएक्टिव मेटल, इधर नॉन रिएक्टिव लिखना था, ठीक है, रिएक्टिव नहीं होता ऐसा लिखना था। नॉन रिएक्टिव मेटल जो है उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी तक तुमने रदरफोर्ड के अंदर जितने भी उसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया अपना या चीज़ें यूज़ करी, उसका क्या काम था वो तुमने देख लिया, ठीक है। अब अपन को मेन जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि उसने ऑब्जर्वेशंस क्या देखी, ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो है वो उसने देखी हैं। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड ने देखी वो ये देखी कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वर passing straight, that is no deflection, इसका मतलब क्या हुआ, उसने ये देखा कि ज़्यादा, वापस इस डायग्राम पे आती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो रहे थे, वो स्ट्रेट ही पास हो रहे थे। अब बोलोगे कि मैम आपको कैसे समझ आया, मतलब कैसे उसको पता पड़ा कि ना ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे हैं? तो देखो मैंने क्या बोला था, उसने गोल्ड फॉइल के जस्ट पीछे क्या रखी थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी थी, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन होती है कि जैसे कोई पार्टिकल उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वो स्पार्क प्रोड्यूस करेगी। तो उसने ये देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्राइकिंग आ रही है वो कहाँ आ रही है, इधर मिडल जोन में ही आ रही है, जहाँ पे सीधा अल्फ़ा पार्टिकल रखा हुआ है उसके जस्ट पीछे क्या हो रहा है, मतलब सीधे वहाँ पे क्या आ रही है, स्पार्कलिंग प्रोड्यूस हो रही है। तो देखो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, आ रहे हैं स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, आ रहे हैं स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फटाफट बहुत ही जल्दी फ्रीक्वेंटली इसी एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था। तो इससे क्या पता पड़ता है, इससे यही पता पड़ता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं वो गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि गोल्ड फॉइल के एटम से पास होने के बाद क्या हो रहे हैं, सीधा का सीधा स्क्रीन पे आ रहे हैं, बिना किसी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गए हैं, और यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो है उसका ये आया, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो था वो ये आया कि सम अल्फ़ा पार्टिकल्स वर deflected but मत लिखो, थ्रू स्मॉल एंगल्स, ओके। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसने ये देखा कि सारी की सारी रेज जो हैं वो स्ट्रेट नहीं जा रही हैं, कुछ ऐसी रेज हैं जो कि क्या कर रही हैं, डिफ्लेक्ट हो रही हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, अपने पाथ से भटकना, ओके, अपने पाथ से भटकना, जैसे हम पढ़ाई करते करते भटक जाते हैं ना, ठीक है। तो वही हो रहा था यहाँ पर, लेकिन इनका जो नंबर था वो बहुत ही कम था, मतलब कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो अपने पास से भटक रहे थे और कहीं और जा रहे थे। तो ये उसको कैसे समझ में आया, देखो उसने ये देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा रेस तो स्ट्रेट जा रही है, ये हमने समझ गए। तो मैं ये जो फर्स्ट और ये जो सेकेंड रे मैंने जो नंबरिंग डाली है ना, तुम देखो ये कैसे जा रही है, थोड़े एंगल से क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। जाना उनको स्ट्रेट था लेकिन जा कैसी रही हैं, किसी एंगल पे जा रही हैं और यहाँ पर ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस कर रही हैं, मतलब वो यहाँ नहीं प्रोड्यूस करके किसी एंगल पे प्रोड्यूस कर रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, ठीक है, इधर उधर जा रही हैं। तो इससे उसको क्या समझ में आया कि कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स ज़रूर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अपने पाथ से भटक के थोड़ा सा किसी एंगल पे जाकर क्या कर रहे हैं, स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका सेकेंड ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इसके लिए मैं इसका पेन का कलर भी चेंज करती हूँ तो मेरे दिमाग में रहेगा। देखो भाई, तीसरा जो अपना उसने जो ऑब्जर्वेशन देखा वो ये देखा कि सम अल्फ़ा पार्टिकल्स, और सम बोल रही हूँ ना तो ध्यान रखना 2000 में से एक, सम अल्फ़ा पार्टिकल्स वर गेटिंग deflected
back, that is at -180 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत, ये वाला जो ऑब्जर्वेशन था उसने ये वाले ऑब्जर्वेशन ने तो उसको भी बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर वापस आते हैं, सबको मैं रेस कर देती हूँ। ये देखो बहुत सारी रेस स्ट्रेट गई, कुछ रेज ने क्या करा, डिफ्लेक्शन किया, बहुत ही कम एंगल से डिफ्लेक्शन किया। अब यहाँ पे तुम्हें ये एक रे दिख रही है, ये देखो ये आई, इसका कलर चेंज करती हूँ फिर से, ये ब्लैक कलर से जो मैं बना रही हूँ, ये देखो पीछे की तरफ आ गई, ना आगे गई, कुछ भी नहीं गई, यहाँ से टकरा के सीधा क्या कर गई, पीछे की तरफ बाउंस बैक हो गई और -180 डिग्री का एंगल जो है, सॉरी डिग्री सेल्सियस लिख रही हूँ मैं, -180 डिग्री का एंगल जो है वो उसने बना दिया। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा क्या थी, शॉकिंग थी, बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। अब तुम बोलोगे कि मैम इसमें शॉकिंग क्या है, ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्वेशन होती है, लेकिन देखो यार शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कहा था, गोल्ड फॉइल बहुत ज़्यादा पतली है। ठीक है, तुम खुद अज्यूम करो कि तुम यहाँ पे हो और यहाँ तुम्हारा दोस्त है और वो यहाँ पे गोल्ड फॉइल लेके खड़ा है, एल्यूमिनियम फॉइल लेके खड़ा है, चलो वो तो थिक होती है, गोल्ड फॉइल से ज़्यादा थिक थी। ठीक है, वो यहाँ पे लेके खड़ा है और यहाँ से तुम एक बॉल जो है वो उसके ऊपर ना क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो, उस फॉइल के ऊपर तुम्हें फेंकनी है और तुम ये नोटिस कर रहे हो कि ये जो फॉइल से टकरा कर वो पीछे की तरफ आ रही है। ये पॉसिबल है क्या? वो फॉइल को फाड़ नहीं देगी, आगे नहीं चली जाएगी, उसके मुंह पे नहीं लगेगी, तुम्हारे दोस्त के मुंह पे? ऑब्वियसली यार ऐसे ही होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। वो क्या हो रहा था, कुछ रेस, भले वो 20,000 में से एक रे थी, लेकिन आ तो रही थी ना 180 डिग्री के एंगल, -180 डिग्री के एंगल से बाउंस बैक तो कर रही थी ना, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा उसको, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा ये वाला ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को। और हमें भी हम खुद सोच रहे हैं तो हमें खुद भी लग रहा है, तो उसको तो डेफिनेटली लगा ही होगा। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस जो है वो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखी थी। अब इसको डायग्राम में से और अच्छे से समझना है तो ये वाला डायग्राम देख लो। देखो ये जो ब्लैक कलर से बनी हुई है, ये सारी क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल की रेज है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेज है। देखो बहुत सारी रेज जो है वो क्या हो रही है, देखो यहाँ पे स्ट्रेट गई, स्ट्रेट गई, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। ठीक है, और 2 अपने थोड़े थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई और एक जो थी वो क्या कर गई, टर्न बैक कर गई, क्या कर गई, पीछे 180 डिग्री का, -180 डिग्री का एंगल जो है वो बनाया। और ये जो येलो येलो कलर के बने हुए बड़े बड़े वो क्या हैं, ये हमारे एटम्स हैं, मतलब कि गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं, मतलब सिंगल एटम थिक ली थी उसने, गोल्ड फॉइल बहुत ही पतली ली थी, ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, और ये छोटे वाले जो येलो येलो हैं वो क्या शो कर रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर अपन को एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हमें ये डायग्राम बना के आना है, बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं तुम्हें इससे। ठीक है, तो ये ज़रूर बना के आना। ठीक है, और ये सेटअप जो मैंने बताया था ना इधर, ये सेटअप भी बना के आ जाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, दोनों में से कुछ एक बना लेना। चलो, अब अपन ने ऑब्जर्वेशन समझ ली, अब अपन को क्या समझना है, कंक्लूजन समझना है। ठीक है, कि भाई उसने जो देखा उससे उसने क्या समझा, वो अपन को देखना है। ठीक है, सो अब हमको देखना है कि उसने कंक्लूजन्स क्या निकाले अपने ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करता गया उसके हिसाब से उसने अकॉर्डिंगली कंक्लूजन्स भी अपने निकालते साइड में चला गया था। ठीक है, पहला उसका ऑब्जर्वेशन क्या था, फिर से देखते हैं अपन उसका पहला ऑब्जर्वेशन क्या था। उसका पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट पास कर रहे हैं, मतलब बिना किसी रिफ्लेक्शन के पास कर रहे हैं। सही है, तो उससे उसने ये कंक्लूजन निकाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द space inside atom is free, that is vacant। इसका मतलब ये है कि क्योंकि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बिना किसी डिफ्लेक्शन के बिल्कुल स्क्रीन पे आकर ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे उसको ये समझ में आया, क्योंकि वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहे हैं, जैसे अपन एक खाली रोड से जाएं, बिल्कुल इधर उधर अपन को जाना नहीं पड़े, जैसे अपन ने जिस डायरेक्शन में शुरू किया अपन उसी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, क्योंकि आगे अपन को कोई हिंड्रेंस दिख ही नहीं रही है। तो क्या होगा, उसे हमको इस चीज़ से उसको यही समझ आया कि क्योंकि वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के जा रहे हैं, बिना इधर उधर कहीं नहीं जा रहे हैं, सीधा आ रहे हैं, तो उससे उसको यही समझ आया कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम के अंदर जो स्पेस है वो क्या है, खाली पड़ी हुई है। ठीक है, तो पहला उसका कंक्लूजन ये निकला।
सेकेंड ऑब्जर्वेशन अपनी क्या थी, सॉरी रदरफोर्ड की क्या थी, सेकेंड उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। उसने सेकंड ये देखा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब अपने रास्ते से भटक रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम एंगल से भटक रहे हैं। यहाँ पर देखो जैसे कि वो बहुत ही कम एंगल से भटक रहे हैं। अब यहाँ पर उसने कैसे अपनी कंक्लूजन निकाली, देखो उसने ये देखा कि देखो भाई, तो उसने ये सोचा कि देखो भाई पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर क्या चार्ज है, +2 चार्ज है। ठीक है, ये बात हमें पहले ही पता थी। ठीक है, तो अब उसको ये चीज़ ज़रूर पता थी मतलब इन अ जनरल वे कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं ना, जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब दूर भागते हैं। मतलब कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव पार्टिकल साथ में आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो उसने ये सोचा कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, ये मैं जानता हूँ, ये मैं पहले से ही जानता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल अपनी पाथ से डिफ्लेक्ट हुआ है तो ज़रूर एटम के अंदर भी कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ या कोई सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट ही है, कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसने क्या करा है, इस पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट किया है अपने पाथ से। ठीक है, तो उसने ये चीज़ कंक्लूड करी कि सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मस्ट, पार्टिकल मत लिखो, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी must be present inside an atom, ये इसका सेकंड कंक्लूजन था। ठीक है, अब थर्ड जो उसका कंक्लूजन था, उससे पहले उसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन तो देख लें जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। उसने बोला कि सम अल्फा पार्टिकल्स वर गेटिंग डिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज एट -180 डिग्री, और सम में कितना, 2000 में से एक, मतलब वेरी वेरी लेस, वेरी 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 लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट स्टिल देयर है। तो सरी ऑब्जर्वेशन दिखा तो सरी, तो कंक्लूजन निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि उसने देखा कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है, मतलब 2000 में से एक ऐसा पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो उसने सेकंड पॉइंट देखा था ना, अपना सेकंड जो कंक्लूजन निकाला था ना, उससे उसकी श्योरिटी धीरे धीरे वो क्या हो गया, वो श्योरिटी की तरफ चलता चला गया कि पॉजिटिव बॉडी ज़रूर प्रेजेंट है, तभी इतना स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो उसने ये देखा कि क्योंकि देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आया, ठीक है, अगर कोई अंदर पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो अगर ये अल्फा पार्टिकल बिल्कुल उसके अंदर से जाएगा ना, उस पॉजिटिव बॉडी के बिल्कुल पास से जाएगा ना, बिल्कुल पास से, तब जाके क्या होगा, इनमें बहुत ही खतरनाक रिपल्शन होगा और वो पीछे की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर उसने बोला देयर इज श्योरली या मस्ट अ पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट इनसाइड an atom that too, ये बात ध्यान से देखना, that too in small volume, क्यों, क्योंकि देखो स्मॉल वॉल्यूम क्यों यूज़ किया उसने, स्मॉल वॉल्यूम इसलिए यूज़ किया क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट जा रहे थे, बहुत ही कम डिफ्लेक्ट कर रहे थे, और 20,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो वापस से क्या कर रहा था, पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था। मतलब जो प्रोबेबिलिटी थी कि वो अल्फ़ा पार्टिकल उस पॉजिटिव बॉडी से टकरा कर पीछे की तरफ आए, वो बहुत ही कम बन गई, और ऐसा तब हो सकता है जब वो पॉजिटिव बॉडी बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से फिर से समझो, जैसे सपोज करो ये एटम है और यहाँ पर कोई पॉजिटिव बॉडी है, लेटस से, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स का क्या रहेगा कि वो स्ट्रेट ही जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जगह क्या है, खाली है। ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे, जो कि थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो कैसे गए होंगे, वो ज़रूर इस पॉजिटिव बॉडी से थोड़ा सा पास से गए होंगे, तब जाके वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करे। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल इसके अंदर गए होंगे, मतलब बिल्कुल इसके पास गए होंगे, तब जाकर उसको क्या होगा, खतरनाक डिफ्लेक्शन शो करना पड़ा होगा, उसको फेस करना पड़ा होगा, वो पीछे की तरफ आए होंगे। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब वो बॉडी बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, मतलब बहुत ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हो। सही बात है कि नहीं बात है। तो बस उसने भी यही सोचा और उसने हमको भी यही समझा दिया, और देखो ये 3 कंक्लूजन्स निकल के आ गए हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस
एटम के अंदर खाली है तभी ही सारे पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, क्योंकि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर उन्हें कोई पॉजिटिव बॉडी से टकराए होंगे, तभी जाकर उनको डिफ्लेक्शन हुआ होगा, तब जाके वो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब कोई पॉजिटिव बॉडी ज़रूर प्रेजेंट होगी एटम के अंदर। सही है। फिर थर्ड उसने ये बोला कि क्योंकि कोई एक पार्टिकल, हज़ारों में से कोई एक पार्टिकल ऐसा हो रहा है जो पीछे की तरफ टर्न बैक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव बॉडी ज़रूर प्रेजेंट है, लेकिन वो बहुत ही कम वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तभी तो इतने कम पार्टिकल पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट किया, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करते पीछे की तरफ। अगर वो ज़्यादा वॉल्यूम में ऑक्यूपाई होती तो ज़्यादा पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी थी ना उसके ऊपर टकराने की। अगर कोई इतनी बड़ी बॉडी है तो ज़्यादा पार्टिकल्स इधर टकरा सकते हैं, लेकिन अगर ये बॉडी ही खुद इतनी छोटी है, मतलब इतनी सी है, तो तुम खुद सोचो प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर कोई पार्टिकल आए वो कितनी कम बन जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशंस भी कम ही दिखेंगी। ठीक है, दैट टू इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। रफ हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से उसने अपना कंक्लूजन जो है वो बताया अपन को ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। और उसने उस छोटी सी बॉडी का नाम बताऊँ क्या रखा? ये जो छोटी बॉडी यहाँ पे मैंने पॉजिटिव बॉडी का जिक्र किया उसने, उसको यहाँ पे उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। उसको यहाँ पर उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया कि वो न्यूक्लियस जो है वही पॉजिटिव बॉडी है जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट रहती है और बहुत ही कम वॉल्यूम में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, कम वॉल्यूम कितनी? अगर तुम्हें थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच चाहिए तो तुम ये देखो कि अगर एटम के कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियस है ना वो 1,00,000 गुना जो है वो छोटा होता है। ठीक है, एटम के कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है? 1,00,000 टाइम्स जो है वो छोटा होता है एटम के कंपैरेटिवली। और तुम खुद सोचो एटम कितना छोटा है तो उसका न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, 1,00,000 गुना छोटा कर दो, तो ये इनका साइज का डिफरेंस रहता है। ठीक है, दोनों की को समझ में आ गया था। तो उसने ये देखा, उसने ये बोला कि जो एटम होता है वो ओवरऑल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक न्यूक्लियर पार्ट होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। एक न्यूक्लियर पार्ट होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, क्योंकि उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली थी। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर पार्ट है वो कैसा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के आसपास वाले एरिया में, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। और उसने ये बोला था कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम is concentrated inside न्यूक्लियस। ठीक है, और एक और बात सुनना, ये उसने ये भी कहा था कि भाई उसने ये भी अपन को समझाने की कोशिश करी कि देखो भाई, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो मतलब कि जो प्रोटॉन्स की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ना, उसी की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो रहा है। इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर हमने न्यूक्लियस को एक पॉजिटिव बॉडी बोला। न्यूक्लियस को एक पॉजिटिव बॉडी इसलिए बोला क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो प्रोटॉन्स की वजह से ही उसके ऊपर भी क्या चार्ज डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ओके, और नेक्स्ट में इसने ये बोला कि अगर तुम्हें एटम का मास कैलकुलेट करना है तो तुम उसके न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट कर लो, तुम्हें एग्जैक्टली पता पड़ जाएगा कि एटम का मास क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मास जो है एटम का वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है। ये 2 बातें उसने बोल दी थी। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी उसने बात बोल दी थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक नोट पॉइंट डालो, नोट पॉइंट ये होगा कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो रदरफोर्ड ने करी, तो क्या मैं ये गलत बोल रही हूँ? मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ। तो तुम भी यहाँ पे लिखो कि न्यूक्लियस डिस्कवरी गिवन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही करी है न्यूक्लियस की डिस्कवरी, क्योंकि पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। नो वन नोज। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड ने बताया। अब अपन चलते हैं इसकी लिमिटेशंस के ऊपर, किसकी क्या लिमिटेशंस हो गई। ठीक है, तो सबसे पहली लिमिटेशन जो थी वो जो रदरफोर्ड की थी वो ये थी कि उसने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे अगर ये एक एटम है, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वो तो मूव नहीं करते, तो उसने ये बोला कि उसके आसपास जो स्पेस है ना, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे कि कोई प्लानिटरी मोशन होता है ना, प्लानिटरी मोशन होता है ना, उस हिसाब से। प्लानिटरी मोशन क्या होता है, जैसे कि अपन का सोलर सिस्टम होता है ना, उससे उसको कंपेयर कर लिया, सोलर सिस्टम को से उसको कंपेयर कर लिया, जैसे कि सन रहता है बीच में और आसपास प्लैनेट्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, उस हिसाब से इसको कंपेयर कर लिया। तो ये मानना इसका बिल्कुल गलत था। क्यों गलत था, ये इसकी लिमिटेशन भी बन गई। क्यों, क्योंकि देखो, एक तो जब मैं प्लैनेट्स की बात करती हूँ या फिर जब मैं सन की बात करती हूँ, तो वो कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं, वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत बड़े बड़ी बॉडीज़ हैं वो, उनका मास भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब मैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और एटम्स की बात करती हूँ तो ये तो माइक्रोस्कोपिक है ना, वो तो माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए ये जो इसकी पहली लिमिटेशन बन गई थी। ठीक है, देखो इस तरीके से डायग्राम से भी इसको समझ सकते हो। ये अपना प्लानिटरी मोशन हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्यूशन हो गया अराउंड द न्यूक्लियस। तो इन्होंने रदरफोर्ड ने इन दोनों को कंपेयर किया, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। ठीक है, और सेकंड उसने ये बोला था, उसकी सेकंड लिमिटेशन ये थी, उसने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड, किसके अराउंड, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये चीज़ की लिमिटेशन, ये भी इसकी लिमिटेशन बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि देखो क्या था, इसके लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी। मैक्सवेल जो है ना, एक साइंटिस्ट, उसने कहा था कि कभी भी अगर कोई चार्ज बॉडी जिसके पास कुछ अपना मास हो, वो सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन के दौरान वो क्या करेगी, कंटिन्यूसली एसेलरेशन करेगी। एसेलरेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करना, बार बार डायरेक्शन चेंज करना। और ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो हर पॉइंट पे देखो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलर मोशन करने की वजह से उसका एसेलरेशन चेंज होता है, और उसकी वजह से उसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और धीरे धीरे होकर ख़त्म ही हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये सेम चीज़, अगर मैक्सवेल का लॉ, और ये सही था, मैक्सवेल का लॉ वॉज करेक्ट। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं, उसने कुछ गलत नहीं बोला मैक्सवेल ने। तो ये अगर ये मैं सेम चीज़, अगर ये चीज़ इधर अप्लाई करूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन देखो चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता है, और वो सर्कुलर मोशन ही कर रहा है न्यूक्लियर फोर्स के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर ही रहा है। सही है ना। तो क्या होगा कि कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन होने की वजह से वो अपना जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी लॉस होती जाएगी, और लॉस होने की वजह से वो एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, और धीरे धीरे न्यूक्लियर कोलैप्स हो जाएगा, न्यूक्लियर कोलैप्स हो जाएगा, मतलब कि वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। मतलब कि कुछ इस तरीके से देखो, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से शुरू किया, धीरे धीरे एसेलरेशन होता गया, एनर्जी कम होती गई, एनर्जी कम होती गई, होती गई, ये देखो धीरे धीरे उसका रेडियस कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एट दी एंड वो आकर क्या हो गया, न्यूक्लियस के अंदर गिर गया। इसको ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर कोलैप्स कहते हैं, इसको ही न्यूक्लियर कोलैप्स कहते हैं। तो इस तरीके से तो एटम का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाए, एटम का एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ अगर इस तरीके से कुछ होना होगा ना, तो अपन को केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, अपन केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ही नहीं होंगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी अगर इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए तो, है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये भी इसकी क्या हो गई, एक ड्रॉबैक जो है वो इसका लिमिटेशन में काउंट हो गया। तो बेसिकली इसके दो बड़े बड़े लिमिटेशंस थे जो मैंने एक्सप्लेन करे, और ये तुम्हें भी आने चाहिए। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बोहर। कौन आया, बोहर आया, बोहर मॉडल आया। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन वो पढ़ेंगे कि बोहर मॉडल ने ऐसा क्या बोला जो उसने रदरफोर्ड की लिमिटेशंस को भी क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। लेकिन तुम ये बात जान लेना कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, उसने अरेंजमेंट बताया जो बहुत अच्छे से बताया, उसकी ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट बहुत ही फैंटास्टिक थी। ठीक है, तो आप, आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।